नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और अनुपूरक बजट में सीएम भूपेश बघेल ने खजाना खोल दिया। बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा विधानसभा में की। उसके साथ ही प्रदेश में 300 मेडिकल ऑफिसर की बहाली भी होगी। प्रदेश में 76 अंग्रेजी मीडियम और 31 उत्कृष्ट हिंदी मीडियम नए स्कूल खोलने का ऐलान भी सीएम भूपेश बघेल ने किया। पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए 163 मोबाइल वेटरनरी वैन सरकार शुरू करेगी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्व सहायता समूह के लिए बिजली बिल आधा करने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही रामायण मंडली को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन, पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर विधेयक पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने यह विधेयक पेश किया। मुख्यमंत्री का वेतन 1,05,000 से बढ़ाकर 2,05,000 करने का प्रस्ताव है, जबकि मंत्रियों का वेतन 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000 करने का प्रस्ताव है। वहीं संसदीय सचिव का वेतन 1,21,000 से बढ़ाकर 1,75,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर शुरू हुई राजनीति अब प्रदेश में गरमाने लगी है। कल सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर ईडी पर निशाना साधा था, जिसके बाद आज रमन सिंह ने कहा कि यदि उसमें 1 रुपए का भी हेरफेर साबित होता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। रमन सिंह के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर रमन सिंह पर पलटवार भी किया और कहा कि दीवारों पर लिखी कहानियां बारिशों में धुंधली नहीं होती। आपने तो फिर कई कांड दर्ज कराए हैं, खुद को रगड़कर धोने से भी ना मिटेंगे। पनामा पेपर्स, स्नान घोटाला, डीकेएस, अंतागढ़ और चिटफंड तक हर जगह आप और आपके परिजन कॉमनवेल्थ खेलते रहे डॉक्टर साहब, सनद रहे डॉक्टर साहब। आइए अब आपको सुनाते हैं रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर क्या कुछ कहा है। के साथ कहता हूं, किसी मामले में अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 2 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। छत्तीसगढ़ से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 21 वोट मिले, जबकि विपक्ष के यशवंत सिन्हा को 69। बीजेपी के साथ द्रौपदी मुर्मू को जोगी कांग्रेस के 3 और बसपा के 2 विधायकों के वोट भी मिले हैं। वहीं कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट भी उन्हें मिला। कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग पर किसी भी तरह की कार्रवाई से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इनकार किया। पहले तो देश के 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। मुझे जो मीडिया के माध्यम से ही ऐसी जानकारियां मिल रही है, जब तक उसके बारे में विधिवत हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी इस बारे। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने इसे अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करना बताया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दोनों कांग्रेस विधायकों को धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। चुनाव आयोग का आंकड़ा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यदि अलग पृथक से जांच करवाई जाती है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के वोट को अलग अलग मूल्य हिसाब से निकाला जाएगा छत्तीसगढ़ का सिर्फ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ज़्यादा संख्या निकलेगी 2 से, और मेरा अनुमान है वो 4 से 5 के बीच होना चाहिए। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जिला स्तर पर होने जा रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ईडी के पास कुछ है नहीं। ईडी ने खुद 2015 में नेशनल हेराल्ड मामले को बंद कर दिया था। केंद्र सरकार के दबाव में लगातार हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है।
देखिए, ईडी के पास कुछ है नहीं। ईडी ने खुद 2015 में उस मैटर को, नेशनल हेराल्ड मामले को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। तो आज केंद्र सरकार के दबाव में लगातार हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में हम जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं 8-10 घंटा बैठने के लिए तैयार हूं। तो ईडी के पास कोई प्रश्न नहीं था जो बार बार पूछ सके, इसीलिए हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। बिलासपुर से बड़ी खबर, एसईसीआर की 20 ट्रेनें रद्द हुई हैं। 25 से 28 जुलाई तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होंगी। नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेल खंड पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से ट्रेनों को कैंसिल किया गया। एसईसीआर की 20 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 25 से 28 जुलाई तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त होंगी। नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेल खंड पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। एसईसीआर की 20 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल कर दी गई हैं। 25 से 28 जुलाई तक ट्रेनें रद्द, लॉकिंग का काम चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, विनोद जुड़े हैं फोन पर। विनोद, ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी। इसमें कुछ उम्मीदें ऐसी बंधी थी सुमित की, ट्रेनों को कुछ शुरू किया था रेलवे ने और ऐसा लगा था कि अब सारी चीजें जो है रफ्तार पर आ जाएंगी, यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फिर से एक बार यात्रियों को निराश होना पड़ रहा है कि रेलवे ने फिर एक बार ये आदेश जारी कर दिया है कि 20 से 28 तारीख तक जो है फिर से 20 ट्रेनों को कैंसिल करने का आदेश जारी किया। इसमें वही ट्रेनें हैं जिन्हें शुरू किया था। इसमें पैसेंजर, मेमो और इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी फिर से जद्दोजहद करनी पड़ेगी यात्रियों को। अभी जिस तरह का सफर है लोगों का, वो आरामदायक सफर नहीं है बल्कि कष्टदायक सफर है लोगों का। और अब फिर 28 जुलाई तक, क्योंकि लगातार अभी इंटरलॉकिंग के काम है, कई जगहों पर रेल लाइन का तिहरीकरण हुआ है, उनका विद्युतीकरण का काम बाकी है। तो ऐसे में संभावना, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अभी रेलवे जो है इस तरह से ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला जारी रखेगा, तो कुछ वैसी स्थिति आज फिर एक बार दिखाई दी है जब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 20 ट्रेनों को कैंसिल करने का जो है फरमान जारी कर दिया है। तो ऐसे में राहत कम, मुसीबत ज्यादा यात्रियों को अब नजर आ रही है। निश्चित तौर पर विनोद, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज 1 दिवसीय आंदोलन पर हैं। वो वादा निभाओ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश के 46 शासकीय विभागों में 1,80,000 के करीब सर्व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बात तो तुमको करनी होगी। वादा निभाओ आंदोलन है ये, और ये 1 दिवसीय आंदोलन है। आने वाले समय में सितंबर माह से हम अनिश्चितकालीन की ओर जाएंगे और ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपने गंगा जल की झूठी कसम तो जरूर खाई है। 10 दिन में नियमितीकरण की बात आपने कहा था, यदि आप नियमितीकरण नहीं करते तो आपकी सरकार पक्का हम लोग छीनने वाले हैं, सत्ता से उखाड़ने वाले हैं आपको। हमारी मांगे हैं, हमारा वो है कि 2018 में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात हुई थी, 191 के पश्चात से आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। ये हमारा आज 1 दिवसीय है, लेकिन आगे भी चलेगा। आगे अगर हम मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और निश्चित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों आंदोलनों का दौर चल रहा है। बूढ़ा तालाब में अलग अलग संगठन के कर्मचारी आंदोलन पर हैं, तो वहीं प्रदेश के सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के बैनर तले विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं ये सभी। दरअसल आंदोलनकारियों की मांगों के निराकरण के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जिसके निर्णय आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे सहायक शिक्षक और भी ज्यादा नाराज हैं। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रायपुर के बूढ़ा तालाब में रखा गया है, जिसमें हमारा एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर कराना। क्योंकि सरकार ने विगत माह
3 माह का वहाँ कमेटी बनाया था, जिसका रिजल्ट आज 11 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 3 महीने मतलब 3 महीने में आपकी वेतन विसंगति समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु आज 11 महीना हो रहा है, वेतन विसंगति की समस्या सहायक शिक्षकों का आज तक दूर नहीं हुआ है। इस प्रकार सरकार ने, शासन ने छल से अभी तक हमारा तो वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षकों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया, जिसके लिए प्रदेश भर से शिक्षक रायपुर जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए बलौदाबाजार में पुलिस तैनात है, जो रायपुर जाने वाले सहायक शिक्षकों को रोककर उन्हें वापस भेज रही है। जिले के बाईपास और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बल तैनात है, जो निजी वाहनों के अलावा बसों की भी चेकिंग कर रही है, ताकि विधानसभा का घेराव करने रायपुर जा रहे शिक्षकों को वहीं पर रोक दिया जाए। सहायक शिक्षक वेतन विसंगति को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बल लगाया गया है। हम आने जाने वालों को पूछताछ करके उनको वापस अपने घर की ओर भेज रहे हैं। जिले के कई जगहों पर सहायक शिक्षकों को रोका गया है। सहायक शिक्षकों को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि विधानसभा का घेराव करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। ये जो जगह है बलौदाबाजार जिले का सीमावर्ती जगह है खरतोरा, यहाँ पर शिक्षकों को रोका गया है। क्या मांग है आपकी, क्यों रायपुर जा रहे हैं आप लोग? हम लोगों को मेन मांग है वेतन विसंगति। कितने शिक्षक अभी पहुँचे हुए हैं, क्या अंदाजा है आपको? तो फिलहाल अभी जा रहे थे आप लोग, पुलिस द्वारा रोका गया है, क्या क्या कहकर पुलिस द्वारा रोका गया है आपको? वहाँ से घेराव ना हो सके। क्या मांग है आपकी मीडिया के सामने? क्या हमारी एक ही मांग है वेतन विसंगति। ये जो शिक्षक है उनको रोका गया है, ये उनकी गाड़ियाँ हैं, पुलिस द्वारा उनको रोका गया है। पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। कितने गाड़ियों को अब तक रोका गया है? लगभग 20 से 25 गाड़ियाँ हैं पुलिसकर्मियों के द्वारा रोका गया है, और तमाम तरह की गतिविधियाँ हैं। बसों को रोका जा रहा है, कारों को भी चेक किया जा रहा है। कहीं शिक्षक जो है रायपुर में प्रदर्शन करने तो नहीं जा रहे हैं। ये बलौदाबाजार जिले का हाल है। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। अब बात कुछ और खबरों की। सुकमा मुलेर इलाके में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली मार गिराया गया। 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगने की खबर भी है। नक्सली का शव बरामद किया गया है। केरलापाल एरिया कमेटी के साथ मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों की। एसपी सुनील शर्मा ने मुठभेड़ की पुष्टि की। कैंप से सीआरपीएफ 2nd बटालियन और हमारी डीआरजी की 3 टीमें संयुक्त तौर पे एरिया डोमिनेशन अभियान के लिए निकली हुई थी। जब ये टीमें मुलेर के ऊपर गोगुंडा पहाड़ी के नीचे वाले स्थान पे पहुंची तो नक्सलियों की केरलापाल एरिया कमेटी के 10 से 15 नक्सलियों के द्वारा इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हुआ उनकी तरफ से, जिसका हमारे जवानों ने तुरंत सुरक्षित स्थान पकड़ के उन पर काउंटर अटैक किया। जिस बचाव कार्रवाई के दौरान कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। एक नक्सली का शव एरिया की सर्चिंग में बरामद हुआ है और अभी भी एरिया की सर्चिंग जारी है। तो पूरी उम्मीद है कि अभी 3 से 4 नक्सलियों की इसमें मारे जाने की संभावना हमें दिख रही है। रायपुर पुलिस ने 14 लाख के कबाड़ के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग ट्रकों को काटकर बेचने का काम करते थे। पुलिस ने आशीष शर्मा, कृष्णा नायक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 6 गैस कटर और पोकलेन मशीन जब्त की। मुंगेली में कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर के दौरे के दौरान जिला अस्पताल से 11 डॉक्टर और 27 मेडिकल स्टाफ गायब मिले। अस्पताल से डॉक्टर्स के गायब रहने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सीएम को सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोरबा में चर्च निर्माण का विरोध करते हुए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने निगम का घेराव कर दिया। मंदिर के सामने किए जा रहे चर्च के निर्माण को अवैध बताया जा रहा है। इस संबंध में निगम में पहले ही शिकायत की गई है, जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां ईसाई समुदाय के 1% लोग भी नहीं हैं। इसके बावजूद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की अनुमति दी गई। हिंदूवादी संगठनों ने इस चर्च के जरिए धन का लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का अंदेशा जताया है।
अवैध प्रार्थना भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए वार्ड वासियों द्वारा हिंदू संगठनों रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के कई गांव में डायरिया का प्रकोप है। बैंगची, धूमाभाटा, परसाडीह ग्राम पंचायत में डायरिया फैला हुआ है। हालात को देखते हुए इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया है, कैंप लगाया है और पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही स्थिति गंभीर होने पर पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों को ORS और क्लोरीन की टैबलेट देकर बीमारी को कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है। वहीं हालात सामान्य होने तक तहसीलदार के प्रभावित गांव में किसी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी। स्वास्थ्य टीम पूरा वहां पर पहुंच गया है और 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और ये स्थिति नियंत्रण में है। इसके बावजूद भी मैंने आदेश जारी किया है, सरपंच लोगों को आदेश दिया है कि वहां पर कोई भी शादी बर विवाह और क्रियाकर्म, मरी हरी का क्रियाकर्म जो होता है वो ना करें, भीड़ भाड़ ना करें। सभी को समझाइश दिया गया है और अभी नहीं होगा जब तक स्थिति पूरा नियंत्रण में नहीं आ जाएगा, तब तक कोई सभा उभा भी वहाँ पर नहीं होगा। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 मरीज करीब भर्ती हैं, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट उल्टी, दस्त और बुखार वाले हैं। सभी की स्थिति सामान्य है। इसके अलावा हम लोग के ब्लॉक में 2-3 गांव पे एपिडेमिक चल रहा है। उस एपिडेमिक कोरबा में फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आदिवासियों की जमीन खरीदने की शिकायत की गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने मामले में कलेक्टर से शिकायत की है। शिकायत के बाद 4 लोगों के ST वर्ग के जारी जाति प्रमाण पत्र को निलंबित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई। 4 व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं, जो चारों है भाई, ये चारों मूलतः दूसरा राज्य के हैं, झारखंड, उड़ीसा तरफ के। वो समय तत्कालिक SDM रही से गजेंद्र सिंह ठाकुर ओकर सिग्नेचर से वहाँ जाति प्रमाण पत्र बने, इस अनुसूचित जनजाति के, आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र, जिसमें हम शिकायत कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मन बाहर के हैं और जो है दस्तावेज में कूट रचना करके और बिना वंश वृक्ष, बिना मिसल के जो है यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाए। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर जामुल नगर पालिका में हादसा हुआ है। अध्यक्ष कक्ष का सीलिंग भर कर गिर गया। बाल बाल बचे हैं जामुल पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर। अपने कक्ष में लोगों की वो समस्याएं सुन रहे थे। सीलिंग गिरने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। 4 महीने पहले ही सीलिंग का काम हुआ था। दुर्ग से खबर है, जहां पर जामुल नगर पालिका में हादसा हुआ है। अध्यक्ष कक्ष का सीलिंग भर गिर गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मिथिलेश जुड़े हैं फोन पर। मिथिलेश, 4 महीने पहले ही सीलिंग का काम हुआ, लेकिन फिर भी देखिए कैसा घटिया कार्य किया गया। निश्चित रूप से घटिया कार्य की पोल आज खुल गई है, क्योंकि नगर पालिका परिषद में ये बड़ा हादसा हुआ है। जब अध्यक्ष कक्ष में अध्यक्ष स्वयं ईश्वर सिंह ठाकुर वहां पर बैठकर लोगों की समस्याएं जब सुन रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। अचानक भरभराकर सीलिंग गिर गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी को चोट नहीं आई, वरना किसी की जान भी जा सकती थी, क्योंकि काफी सीलिंग यूपी का था, लेकिन उसमें लोहे भी कई लगे हुए थे। इस वजह से कोई गंभीर हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत यही रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई और वो भागकर बाहर निकले। तो ये पूरी घटना जामुल पालिका परिषद में हुई है और इस पूरी घटना के बाद में जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से कार्य में जो है वो लापरवाही बरती गई है, भ्रष्टाचार किया गया है। तो पूरे मामले की जांच भी करवाने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल गनीमत यही रही है कि किसी की जान नहीं गई और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। जी मिथिलेश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 5 आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण किया था। उसके बाद 2 दिन उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में इंटरनेट से चाइल्ड लाइन का नंबर लेकर उस पर फोन कर अपनी आपबीती उसने सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 3 आरोपी है, जिसमें से एक नाबालिग है और 2 आरोपी और है, जिसमें से एक आकाश केवट है जो 21 वर्ष का है, महुहार पारा का है, और एक मोहम्मद अकरम है जो 24 वर्ष का है। उनके द्वारा
ये घटना अंजाम दिया गया है उनको तत्काल हम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के भीतर में और उसको न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। ये पूरी घटना सामने आई जब बालिका के द्वारा ये अपने कहीं पे वो पढ़ाई की और उसने देखी कि चाइल्ड लाइन नाम का कुछ चीज़ होता है, उसने जो है चाइल्ड लाइन पर नंबर डायल की और चाइल्ड लाइन के द्वारा जो है ला करके उस पूरी घटना को थाने में ला करके बताया गया, तब जा करके। वहीं धमतरी में गंगरेल बांध के गेट फिर से खोल दिए गए हैं। बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद फिर से पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल 14 में से 4 गेट खोले गए हैं और बांध में 95% जल भराव हो चुका है। अब आगामी गर्मी में किसानों को रबी की फसल के लिए पानी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जूम आउट करेगा क्या? हाँ। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।